नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है मगध साम्राज्य की। आज हमारी क्लास है तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है दोस्तों मगध साम्राज्य की। आज की हमारी क्लास है मगध। दोस्तों मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा है, यानी हमने पिछली क्लास में 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था, जिनमें से जो है मगध सबसे शक्तिशाली जो है महाजनपद जो है रहा है। मगध की वर्तमान स्थिति दोस्तों, मगध की जो है वर्तमान स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जो है मगध की वर्तमान स्थिति है, याद रखेंगे। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था दोस्तों? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य का जो है दोस्तों शासनकाल यानी समय कब से कब तक रहा था दोस्तों? 544 बीसी से लेकर 185 बीसी तक रहा था किसका? मगध साम्राज्य का शासनकाल। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश दोस्तों, मगध साम्राज्य पर जो है शासन करने वाले वंश कितने थे? तो 4 वंश थे जिन्होंने जो है मगध पर शासन किया था। तो कौन कौन से थे? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो ये 4 वंश थे जिन्होंने जो है मगध पर जो है शासन किया था, याद रखेंगे। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा है। मगध की वर्तमान स्थिति जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। मगध साम्राज्य का शासनकाल दोस्तों 544 बीसी से 185 बीसी तक रहा। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश तो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले 4 वंश थे। पहला था हर्यक वंश जिसने जो है मगध पर शासन किया था। दूसरा था शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो ये 4 वंश थे जिन्होंने जो है मगध पर शासन किया था, याद रखेंगे। प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे दोस्तों? प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक, जो कि महाभारत कालीन थे। बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध, याद रखेंगे। और इनकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज, याद रखेंगे दोस्तों। गिरिब्रज जो है इनकी राजधानी किसकी? बृहद्रथ की, जो कि प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक थे। बृहद्रथ महाभारत कालीन थे, पुत्र था जरासंध और राजधानी थी गिरिब्रज, याद रखेंगे। मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख दोस्तों, मगध साम्राज्य का जो है पहला उल्लेख अथर्ववेद में जो है मिलता है, याद रखेंगे। मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? अथर्ववेद में मिलता है मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख। अब आता है दोस्तों नंबर 1, पहला वंश आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था दोस्तों? 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक रहा था हर्यक वंश का शासनकाल। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, जिनका शासनकाल कब से कब तक रहा था दोस्तों? 544 बीसी से लेकर 492 तक जो है इनका शासनकाल लगता था बिंबिसार का। अन्य नाम क्या था दोस्तों? शिरोणिक, याद रखेंगे। अन्य नाम था इनका शिरोणिक। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल, यानी भारत के इतिहास में जो है सबसे बड़ा शासनकाल किसका रहा है दोस्तों? बिंबिसार का रहा है। कितने वर्षों का? 52 वर्षों का, याद रखेंगे। जिनका शासनकाल 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक रहा है, यानी 52 वर्षों तक शासन किया है बिंबिसार ने। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल है। अन्य नाम है शिरोणिक। बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता और वहाँ अपने पुत्र अजातशत्रु को जो है वहाँ का उपराजा जो है बनाया, याद रखेंगे। बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता और वहाँ अपने पुत्र अजातशत्रु को जो है वहाँ का उपराजा बनाया। बिंबिसार ने राज्य विस्तृत करने के लिए जो है विवाह संबंधों का सहारा लिया दोस्तों। बिंबिसार ने जो है अपने राज्य को जो है विस्तार करने के लिए विवाह संबंधों का जो है सहारा लिया, यानी जिन राज्यों को ये जीत नहीं पाते थे उनके साथ जो है विवाह संबंध जो है बना लेते थे और उनसे जो है या मित्रता जो है कर लेते थे। तो इसी कारण जो है ये अपना साम्राज्य विस्तार करने में जो है सफल हुए, यानी अपना राज्य विस्तार करने में जो है इन्होंने अधिकतर विवाह संबंधों को जो है सहारा लिया है। तो अब इनकी पत्नियां देखते हैं। तो महाकोशला दोस्तों, महाकोशला इनकी पत्नी थी। यह कौशल नरेश यानी कौशल के शासक प्रसेनजीत की बहन थी और यहाँ से जो है इनको दहेज में काशी मिला था, याद रखेंगे। काशी मिला था किनको? बिंबिसार को। प्रसेनजीत ने जो है अपनी बहन की शादी, महाकोशला की शादी बिंबिसार से की थी और दहेज में जो है बिंबिसार को जो है काशी दिया था।
दूसरी थी दोस्तों चेलना जो कि चेटक की बहन थी। तीसरी थी क्षेमा जो कि भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी। तो दोस्तों ये 3 प्रमुख पत्नियां किसकी, बिंबिसार की। महाकौशला, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, दहेज में काशी मिला था। दूसरी थी चेलना जो कि चेटक की बहन थी। तीसरी थी क्षेमा जो कि भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी। लेकिन दोस्तों इन तीनों पत्नियों में से जो है बिंबिसार जो है सबसे अधिक प्रभावित किससे, और दोस्तों चेलना से थे, याद रखेंगे। बिंबिसार प्रारंभ में यानी शुरू में जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन परंतु अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जो है जैन धर्म को जो है अपना लिया था। याद रखें दोस्तों, बिंबिसार जो है प्रारंभ में बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, परंतु अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जो है इन्होंने जैन धर्म को जो है अपना लिया था। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों इनकी राजधानी। दोस्तों राजधानी क्या रही थी दोस्तों, बिंबिसार की राजधानी थी इनकी राजगिरा। याद रखेंगे, राजगिरा राजधानी थी बिंबिसार की। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र दर्शक को जो है उत्तराधिकारी बनाया, यानी बिंबिसार जो है अपने बड़े पुत्र दर्शक को जो है उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन अजातशत्रु को ये पसंद नहीं आया। तो इसी कारण जो है अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठा और साथ ही अपने भाई की भी हत्या करवा दी। किसने, अजातशत्रु ने। याद रखेंगे, जब अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठा, तो इसी कारण जो है अजातशत्रु को जो है पितृहंता जो है कहा गया है, यानी पिता की हत्या करने वाले को जो है पितृहंता जो है कहा गया है। तो अजातशत्रु पहला ऐसा पुत्र था जिसने जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठा था, इसी कारण इसको पितृहंता जो है कहा गया है। अजातशत्रु की भी इसके पुत्र उदयन के द्वारा जो है हत्या कर दी जाएगी। दोस्तों जैसा अजातशत्रु ने जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठा, इसी प्रकार अजातशत्रु का पुत्र उदयन भी जो है अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके वह भी जो है स्वयं गद्दी पर बैठेगा। याद रखेंगे। इस प्रकार हर्यक वंश को जो है पितृहंता वंश जो है कहा गया है। याद रखेंगे, यानी पिता की हत्या करने वाले को पितृहंता कहा जाता है। तो इसी कारण जो है हर्यक वंश को जो है पितृहंता वंश के नाम से भी जो है जाना जाता है, यानी इसको पितृहंता वंश भी जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। अब बिंबिसार के बाद कौन आता है दोस्तों, अजातशत्रु आता है बिंबिसार के बाद। बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक रहा था दोस्तों, 492 BC से लेकर 460 BC तक रहा अजातशत्रु का शासनकाल। अन्य नाम क्या था दोस्तों, कुणिक और पितृहंता है। पितृहंता तो आपको पता ही है, पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाले को पितृहंता कहा गया है। माता कौन थी दोस्तों, महाकौशला। दोस्तों महाकौशला का पुत्र था, यानी प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशला, तो उनका पुत्र था अजातशत्रु, यानी प्रसेनजीत का भांजा था अजातशत्रु। 483 BC में जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई। दोस्तों 483 BC में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों, सप्तपर्णी राजगिरा में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी दोस्तों, अजातशत्रु के समय हुई थी। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, महाकश्यप थे। याद रखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 BC में। कहाँ पर हुई थी, सप्तपर्णी राजगिरा में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे, और अजातशत्रु के समय हुई थी 483 BC में। याद रखेंगे। काशी के लिए प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ एवं विजयी हुआ और प्रसेनजीत की पुत्री बाजीरा से विवाह कर लिया, यानी काशी के जो प्रसेनजीत से संघर्ष हुई, यानी प्रसेनजीत ने जो है काशी के जो कि शासक थे, इन्होंने जो है अपनी बहन की महाकौशला की जब शादी की थी बिंबिसार से, तो इन्होंने जो है दहेज में बिंबिसार को काशी दिया था। लेकिन जब अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठा, तो प्रसेनजीत ने जो है कहा कि तुमको अब काशी वापस देना होगा, क्योंकि काशी जो है हमने तुम्हारे पिता को दिया था, लेकिन तुमने स्वयं अपने पिता की हत्या कर दी, तो इस कारण तुमको जो है अब काशी देना होगा, हम तुमसे काशी वापस लेंगे। लेकिन अजातशत्रु ने मना कर दिया कि हम तुमको काशी नहीं देंगे। तो प्रसेनजीत ने कहा युद्ध होगा, युद्ध के लिए तैयार रहो, हाँ युद्ध होगा। तो अजातशत्रु ने कहा कि हम तैयार हैं। जब आपस में इनका संघर्ष हुआ तो प्रसेनजीत जो है बुरी तरह से पराजित हुए और साथ ही जो है अजातशत्रु विजयी हुआ और साथ ही प्रसेनजीत की पुत्री बाजीरा से जो है विवाह किया, यानी काशी भी हाथ से गया और साथ में पुत्री भी जो है देनी पड़ी किसको, प्रसेनजीत को। याद रखेंगे। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। याद रखेंगे दोस्तों, अजातशत्रु जो है जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म यानी अनुयायी यानी फॉलो करने वाला। तो कौन था ये, अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है इसी के शासनकाल में हुई थी। याद रखें दोस्तों,
महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की जो है मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों उदयन। उदयन कौन था दोस्तों? उदयन जो है अजातशत्रु का पुत्र था, जो कि अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके यह भी जो है स्वयं गद्दी पर बैठेगा, याद रखेंगे। उदयन का शासनकाल रहा था दोस्तों 460 बीसी से लेकर 444 बीसी तक शासनकाल रहा था उदयन का। उदयन को जो है द्वितीय पितृहंता कहा गया। अब द्वितीय पितृहंता क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे अजातशत्रु ने जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठा था, इसी प्रकार जो है उदयन भी जो है अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठेगा। इसी कारण जो है इसको भी जो है द्वितीय पितृहंता जो है कहा गया है। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। गंगा, गंडक व सोन नदी पर जो नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र यानी प्रेजेंट में जो है पटना यानी बिहार की राजधानी जो है प्रेजेंट में है, याद रखेंगे। पाटलिपुत्र को दोस्तों कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता था, याद रखेंगे। राजधानी बनाया यानी पाटलिपुत्र को फिर राजधानी बनाया किसने? उदयन ने। उदयन के 3 पुत्र थे जो क्रम से शासन किया था, याद रखेंगे दोस्तों। उदयन के 3 पुत्र थे जिन्होंने जो है क्रम से शासन किया था। तो ये 3 पुत्र कौन कौन से थे? अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। तो दोस्तों ये 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। तो दोस्तों इनका जो है शासनकाल इतना वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। तो इनका जो है शासनकाल बहुत छोटे छोटे समय तक रहा है। तो बस ये याद रखना है कि नागदशक जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक रहा है। और नागदशक की हत्या किसने की थी? हत्या की थी इसके मंत्री शिशुनाग ने जो है इसकी हत्या कर दी थी। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक रहा है और हर्यक वंश नागदशक के मंत्री शिशुनाग ने जो है नागदशक की हत्या करके जो है एक नए वंश की स्थापना करता है। कौन से वंश की? तो शिशुनाग वंश की स्थापना की है किसने दोस्तों? शिशुनाग ने, याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों दूसरे नंबर का वंश आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का शासनकाल रहा था 412 बीसी से लेकर 394 बीसी तक रहा था। संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे, याद रखें दोस्तों। शिशुनाग थे संस्थापक। शासनकाल रहा था इनका 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक रहा था इनका शासनकाल। किनका? शिशुनाग का। शिशुनाग की राजधानी क्या थी दोस्तों? शिशुनाग ने राजधानी बनाया था अपनी वैशाली को जो है राजधानी बनाया था। शिशुनाग ने अवंती को जीता, जो कि प्रद्योत को पराजित कर। प्रद्योत जो है अवंती के शासक थे, याद रखेंगे दोस्तों। शिशुनाग ने जो है अवंती को जीता और प्रद्योत को जो है पराजित किया। बिंबिसार जो है अवंती को नहीं जीत पाए थे और प्रद्योत से जो है मित्रता करके जो है अच्छे संबंध जो है स्थापित कर लिए थे, लेकिन उसको जीत नहीं पाए थे। लेकिन शिशुनाग ने जो है प्रद्योत को हराकर जो है अवंती को जो है जीत लिया था, याद रखेंगे। तो शिशुनाग के बारे में इतना ही, क्योंकि शिशुनाग का शासनकाल जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहा। अब आता है दोस्तों शिशुनाग के बाद आता है कालाशोक। कालाशोक कौन था दोस्तों? कालाशोक के समय जो दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, याद रखेंगे। कालाशोक का शासनकाल जो है 394 बीसी से लेकर 366 बीसी तक रहा था। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों कालाशोक के समय हुई थी 383 बीसी में, वैशाली में हुई थी। सापकमीर अध्यक्ष थे, याद रखें दोस्तों। सापकमीर जो है अध्यक्ष थे द्वितीय बौद्ध संगीति के। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। 383 बीसी में हुई थी। कालाशोक के समय हुई थी, याद रखेंगे। कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया दोस्तों। कालाशोक ने जो है पुनः अपनी राजधानी को पुनः यानी दोबारा जो है पाटलिपुत्र को जो है अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन इससे पहले शिशुनाग ने जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से जो है वैशाली बना ली थी, याद रखेंगे। स्थानांतरित करके जो है वैशाली को बना लिया था। लेकिन कालाशोक ने जो है पुनः यानी दोबारा पाटलिपुत्र को जो है अपनी राजधानी बनाया था। इसके 10 पुत्रों में से एक नंदीवर्धन अंतिम शासक हुआ दोस्तों। कालाशोक के 10 पुत्रों में से एक नंदीवर्धन अंतिम शासक हुआ है। नंदीवर्धन की हत्या जो है महापरम नंद ने जो है छुरा भोंक कर दी और महापरम नंद ने जो है नए वंश नंद वंश की स्थापना की, याद रखेंगे। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या किसने की थी? महापरम नंद ने की थी छुरा भोंक कर, और नए वंश की स्थापना की थी नंद वंश की स्थापना, याद रखेंगे। तो अब तीसरा वंश आता है दोस्तों नंद वंश, याद रखेंगे दोस्तों। अब तीसरे नंबर का वंश आता है नंद वंश। दोस्तों नंद वंश का शासनकाल जो है 344 बीसी से लेकर 323 बीसी तक रहा था। संस्थापक कौन थे? महापरम नंद थे। अब महापरम नंद ने जो है शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या करके
नए वंश की स्थापना की थी? नंद वंश की, याद रखेंगे। अन्य नाम क्या थे दोस्तों इनके? उग्रसेन, एकराट, सर्वछांतक, परशुराम का दूसरा अवतार, ये इनके अन्य नाम थे। किसके? महापरम नंद के। इनके समकालीन पाणिनि थे दोस्तों। इनके समकालीन यानी इनके समय में कौन थे? पाणिनि थे, जिनकी पुस्तक थी अष्टाध्यायी। तो पाणिनि कौन थे दोस्तों? पाणिनि जो है प्रथम वैयाकरण थे। वैयाकरण क्या होता है दोस्तों? वैयाकरण जो है प्रथम व्यक्ति जो व्याकरण का अध्ययन करने वाले थे, तो उसी को जो है वैयाकरण कहा जाता है। तो वैयाकरण कौन थे? प्रथम पाणिनि थे, जिन्होंने जो है अपनी पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी जो है व्याकरण के बारे में ही जो है लिखी गई है, याद रखेंगे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। किसके समकालीन थे दोस्तों? महापरम नंद के समकालीन थे। महापरम नंद कौन थे दोस्तों? नंद वंश के संस्थापक थे, याद रखेंगे। अन्य नाम क्या है इनके? उग्रसेन, एकराट, सर्वछांतक और परशुराम का दूसरा अवतार, याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों महापरम नंद के बाद आता है घनानंद, जिसको जो है नंदराज के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक नहीं रहा है, लेकिन इसके एक फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के समय जो है सिकंदर ने जो है 326 BC में जो है इसी के समय आक्रमण किया था, याद रखेंगे। किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? किसने? सिकंदर ने। तो घनानंद के शासनकाल में, याद रखेंगे। इसे अग्रमीज नाम से भी जो है जाना जाता है, याद रखेंगे। घनानंद को अग्रमीज के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर का आक्रमण 326 BC में इसी के शासनकाल में हुआ था, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।